अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल सैलरीड इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2026। आप 2026 में सैलरीड इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं? ऐसा इंडिविजुअल जिसकी जो इनकम है सिर्फ सैलरी है। तो जनाब, सैलरीड पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले एफबीआर के पोर्टल पे चलूंगा जी। तो एफबीआर के पोर्टल पे चलता हूँ। तो जनाब, ये एफबीआर का पोर्टल है irs.fbr.gov.pk/login। अगर आप गूगल भी करेंगे irs एफबीआर तो आपको इस वेब लिंक पे ले आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है जी। जनाब, इस पॉपअप को क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के लिए देखें जी, आपके पास जो क्लोज का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा और इसको क्लोज कर लूंगा। उसके बाद जनाब, आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, जब आपने एंटीन बनाया होगा, जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, लॉगिन में आपका सीएनसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने आईरिस पे साइन अप किया होगा। इसके अलावा अगर आपका एंटी नहीं बना हुआ तो आप जनाब ये जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। आप सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए आप अपना एंटीन जनरेट कर लेंगे। एंटीन जनरेशन से मुराद है आपके आईरिस के आईडी पासवर्ड। तो जनाब, सबसे पहले टैब में मेरा सीएनसी नंबर आ गया, उसके बाद मेरा पासवर्ड आ गया एंड सब्सिक्वेंटली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जनाब, लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो आपसे कैप्चा मांगेगा। तो ये जो अल्फाबेट्स और डिजिट्स होंगे, ये आपने ये जो नीचे एंटर कैप्चा आ रहा है इधर आपने पेस्ट कर देने। ये मैंने कैप्चा ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने आईरिस में लॉगिन किया, मेरे पास आईरिस का डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2026। तो जनाब, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए हमने ये जो पहला टैब आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2026, इस पे क्लिक करना है। तो सिंपली इस टैब पे कहीं भी क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने इस टैब पे क्लिक किया, वो कह रहा जी नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी। नीचे जो पर्सन है उसका सीएनसी आ गया और उसके बाद नीचे आ रहा है जी टैक्स पीरियड। अब ये टैक्स पीरियड बाय डिफॉल्ट 2026 आ रहा होगा। अगर आपके पास टैक्स ईयर नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ, तो आप इधर 2026 लिखेंगे तो आपके पास जो टैक्स पीरियड है वो खुद ही से आना शुरू हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास टैक्स पीरियड लिखा आ रहा है जी। और ये नीचे मेरे पास टैक्स पीरियड आ रहा है जी, ये 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप आईआरएस पे साइन अप करते हैं तो आपका जो टैक्स ईयर है बाय डिफॉल्ट आपका जुलाई से जून चलता है। इस वजह से जो मेरा टैक्स पीरियड है, जिसको मैं टैक्स ईयर कह रहा हूँ, वो जुलाई से जून आ रहा है। तो सिंपली इस पे क्लिक कर लूंगा जी। ये जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो टैक्स पीरियड में मेरा टैक्स पीरियड आ गया। पहले इधर 2026 लिखा आ रहा था बाय डिफॉल्ट। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास जो रिटर्न है उसका फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है जी, प्लीज सेलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर। कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है? सैलरी है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड एसेट्स है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है या नो इनकम। तो जनाब, हमारे केस में सैलरी इनकम भी है, इसके अलावा हमारा बैंक में अकाउंट है, उस पर हमें प्रॉफिट भी लग रहा है। जो आपके सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं, यूजली जो आपके गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं, इनका सेविंग अकाउंट खुला होता है बैंक में। इसके अलावा आपकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें आपको डिविडेंड रिसीवर होता है और कैपिटल गेन लग रहा होता है। तो अगर तो आपकी सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप क्या करेंगे जी, प्लीज सेलेक्ट योर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर। और नीचे ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इससे पहले जो बॉक्स बना है, सिंपली आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो जनाब, इस बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी है ये मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारा बैंक अकाउंट भी है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये देखें, जैसे मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे जाऊंगा तो वो बता रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या कुछ आ रहा है। प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रही है, पेंशन आ रहा है, एनुटी बहबूद इनकम आ रही है और अदर इनकम आ रही है। तो जनाब, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब, ये मेरी दो सोर्सेज ऑफ इनकम सेलेक्ट हो गई। इसके बाद वो कह रहा है जी, हैव यू स्टेड मोर देन 183 डेज इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। कि आप 183 या इससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में मौजूद रहे हैं कि नहीं। तो जनाब, एक बात याद रखनी है आपने कि अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज़्यादा मौजूद रहे हैं तो आप टैक्स रेजिडेंट कंसीडर होंगे, वरना आप टैक्स रेजिडेंट कंसीडर नहीं होंगे। अगर आप टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो आपकी जो रिटर्न का फॉर्म है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो जनाब, जिस पर्सन की मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज़्यादा मौजूद रहे। तो जनाब, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, येस और नो। क्या वो पाकिस्तान में 183 दिन या से ज्यादा मौजूद रहा है? तो येस से पहले जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और येस को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद साइड पे जो आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलता हूँ जी। तो बता रहा है जी, समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। जो आपकी ट्रांजेक्शंस हुई हैं जिन पे टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आ रही होगी। टैक्स पीरियड आ गया जी, जुलाई 1 2025 से लेके जून 30 2026। टैक्स पीरियड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 99.9% केसेस में
जो आपका टैक्स पीरियड होता है इंडिविजुअल के केस में स्पेसिफिकली वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा 30 जून 2026 को। डियर टैक्स पेयर, थैंक यू फॉर चूजिंग टू फुलफिल योर national duty of tax return filing. Correct reporting not only shows your contribution to the national development but also ensure minimum intervention in your assessment by the tax authority. तो आगे बता रहे हैं कि काइंडली करेक्ट डिटेल्स ऐड करें ताकि जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज है वो आपकी असेसमेंट में कम से कम दखल अंदाज हो, यानी कि आपको टैक्स के नोटिस कम से कम आए। अगर आपकी डिटेल्स एक्यूरेट होगी तो आपको नोटिस आने के चांसेस जीरो हैं। आगे नोट दे रहा है जी, प्लीज रिव्यू अवेलेबल डाटा ऑफ योर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस for the selected tax year. This is indicative data which keeps on updating as per available information. Therefore, correct reporting of income and tax thereon is primarily your own responsibility. तो जनाब आगे वो कह रहा है कि काइंडली जो डाटा है आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो ड्यूरिंग द ईयर हुई है और जो अपीयर हो रहा है उसको रिव्यू करें। ये इंडिकेटिव डाटा है और इसमें अपडेट्स होती रहेंगी, यानी कि ये जो नीचे आपके पास टैक्स की डिटेल्स आ रही हैं जिन चीज़ों पे आपका टैक्स कटा हुआ है, इसके अलावा भी आपका टैक्स कटा हो सकता है लेकिन वो शायद इधर अपीयर ना हो रही है। तो जनाब नीचे आ रही है समरी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एज विदहोल्डिंग, आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ हुआ है, नीचे उसकी डिटेल आ रही है जी। डिस्क्रिप्शन किस सेक्शन के तहत आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है जी, टैक्सेबल वैल्यू किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है और टैक्स विदहेल्ड कितना टैक्स आपका विदहेल्ड हुआ हुआ है जी। एडवांस टैक्स ऑन पर्सन्स रेमिटिंग अमाउंट्स अब्रॉड थ्रू क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड्स अंडर सेक्शन 236Y। तो जनाब इन्होंने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है, सपोज कर लें कि नेटफ्लिक्स की पेमेंट की है या फेसबुक की कोई पेमेंट कर दी है, कोई भी फॉरेन पेमेंट की है अपने कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो ये उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है 4180। 83,000 की इन्होंने ट्रांजेक्शन की और उस पर 4180 टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। बाद सेम एज इट इज़ एक दोबारा ट्रांजेक्शन आ रही है कि इन्होंने थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक ट्रांजेक्शन की है या मल्टीपल ट्रांजेक्शन की हैं और उसकी समरी इधर आ रही है। 21,000 की इन्होंने ट्रांजेक्शन की और उस पर 1,065 रुपये का टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। तो जनाब ये मेरी विदहोल्डिंग टैक्स की समरी है। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड डिटेल डाटा, जो डाटा आ रहा है वो डाउनलोड हो जाए, और आगे आ रहा है जी स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग। तो जनाब हमारा कंसर्न है जी स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग के साथ, तो सिंपली स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। तो जनाब जैसे ही मैंने स्टार रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक किया तो जनाब मेरे पास रिटर्न का जो फॉर्म है वो ओपन हो गया। ईयर 2026 114 सबसेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। अब ये मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया। डाटा है, पेमेंट है, अटैचमेंट है। हम फिल वक्त खड़े हैं जी डाटा के टैब, और आपने डाटा के टैब पे ही रहना। डाटा के टैब पे ही आपकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने सोर्स ऑफ इनकम सैलरी सेलेक्ट किया था तो जनाब ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का टैब आ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट के टैब के नीचे आ रहा है जी सैलरी और टैक्स डिडक्शंस, यानी कि सैलरी के ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है जी। उसके बाद आ रहा है जी अदर सोर्सेज। सैलरी के साथ मैंने जो अदर सोर्स थी वो सेलेक्ट कर, क्योंकि हमारा सेविंग अकाउंट था और उस पर भी हमारा जो टैक्स था वो डिडक्ट हो रहा था। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स। टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में आपके जो टैक्सीज है और आपकी जो इनकम है उसकी डिटेल आ रही होगी। और लास्ट में आ रहा है जी 116 वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आपके एसेट्स की डिटेल आ रही होगी, आपकी लाइबिलिटीज की डिटेल आ रही होगी और आपके एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं आपके पास, ऐड इनकम सोर्सेज, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, प्रीपेड PSID, कैलकुलेट। ऐड इनकम सोर्सेज अभी सेलेक्ट किया था सैलरी और अदर सोर्स। आप अगर ऐड इनकम सोर्सेज पे क्लिक करें, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कर लें आपने सैलरी नहीं करना, आपने गलती से सैलरी सेलेक्ट कर लिया, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं था करना, या कैपिटल गेन भी करना था, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की उस पर कैपिटल गेन आ गया तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जनाब सिंपली हमारे केस में अभी कुछ नहीं आ रहा तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, अगर आपने पिछले साल का डाटा इंपोर्ट करना है तो सिंपली आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीपेड PSID, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, कोई टैक्स पेबल आ रहा है तो सिंपली आप प्रीपेड PSID पे क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स पेबल होगा, उस अमाउंट का आपका चलान बन जाएगा। और कैलकुलेट, जो जो आप फिगर्स ऐड करते जाएंगे उसके बाद आप कैलकुलेट का बटन दबाते जाएंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करते जाएंगे आपकी जो फिगर्स है वो अपडेट करता जाएगा सिस्टम। अभी मैं खड़ा हूँ जी एम्प्लॉयमेंट के टैब पे, और एम्प्लॉयमेंट के नीचे मेरे पास आ रहा है जी सैलरी और टैक्स डिडक्शंस, और फिल वक्त जो मेरा टैब सिलेक्टेड है वो है जी सैलरी। ये देखिए सैलरी वाला जो मेरा टैब है ये पर्पल कलर में हाईलाइटेड है। अच्छा जी, सैलरी के टैब में आ रहा है जी इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी के टैब में आपने अपने एम्प्लॉयर की और अपनी सैलरी की डिटेल्स देनी है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी के टैब में सबसे पहले हमने अपने एम्प्लॉयर की डिटेल देनी है। एम्प्लॉयर आपकी गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर भी हो सकता है जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं। एम्प्लॉयर की डिटेल्स ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे,
आप क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास आ रहा है जी ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स, तो सिंपली ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है जी ऐड एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है आपने उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। अब हमारे केस में जो इंडिविजुअल है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो जनाब हम जरा सैलरी स्लिप ओपन कर लेते हैं जी। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की मैंने सैलरी स्लिप ओपन कर ली। एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शेखुपुरा, और आगे जी मंथली सैलरी स्टेटमेंट जून 2026, ये 2026 की मैंने, ये जून 2026 की मैंने सैलरी स्लिप ओपन कर ली। तो जनाब हमारे केस में कौन है जी एम्प्लॉयर? एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब। अब वापस चलूंगा आईआरएसपी और इसको सर्च कर लेते हैं जी। अब एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं हमें पता। अगर तो कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर होता हमारा, कोई कंपनी होती वो हमारा टैक्स काट रही होती, तो उस केस में हम क्या करते, जो एम्प्लॉयर जो कंपनी है हमारी उसका जो एनटीएन होता है वो इधर ऐड करते, सर्च पे क्लिक करते तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो आ जाता। अब हमारे केस में क्या सीन है जी, अब हमारे केस में जो हमारा एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जो हमारी एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब है। तो इस केस में आपने जनाब एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ऐड करना। इस केस में आप क्या ऐड करेंगे, ऐड एम्प्लॉय नेम। तो ऐड एम्प्लॉय नेम ऐड करने के लिए सिंपली आप इस टैब पे क्लिक करेंगे और इधर जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, व्हाट्सएवर जो भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका आप नेम ऐड कर देंगे। तो जैसे मैंने एजुकेशन अथॉरिटी लिखा तो मेरे पास जितनी भी एजुकेशन अथॉरिटीज़ आ रही होंगी वो इधर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें जी, साहिवाल है, डीजी खान, फैसलाबाद, भावलपुर, व्हाट्सएवर, ये सारी इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी और ये आगे इनके एनटीएन भी आ रहे हैं। जो भी आपकी रेलिवेंट एजुकेशन अथॉरिटी होगी, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, ये देखें इधर से आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर नीचे जाने के लिए देखें आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, स्क्रॉल बार को पकड़ के आप ऊपर नीचे जा सकते हैं जी। तो अपनी रेलिवेंट अथॉरिटी देख लेता हूँ जी। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये देखें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी आ गया। और जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया, जो एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो एनटीएन था वो भी सिस्टम ने उठा लिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, तो ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो ये देखें जी एम्प्लॉयर की डिटेल्स आ गई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और आगे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि उसका एनटीएन या एफटीएन कह लें आप जी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, जो आपके एम्प्लॉयर का टैक्स नंबर है। इसके अलावा जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसकी डिटेल ऐड कर देंगे। तो जनाब अगर आपसे डिटेल गलत ऐड हो गई है तो सिंपली आप ये जो बिन बनी हुई है, डस्टबिन बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इधर से एम्प्लॉय डिटेल्स खत्म हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप सिंपली ये जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको सर्च वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। तो सिंपली पेंसिल पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये देखें जैसे मैंने पेंसिल पे क्लिक किया वो कह रहा है जी एडिट एम्प्लॉयर। तो अगेन आप इधर से एडिट कर सकते हैं। आप एज इट इज जो एड एम्प्लॉयर नेम है इधर क्लिक करें और जो आपका नया एम्प्लॉयर है उसका नेम ऐड कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो अगर आप कंपनी का एनटीएन भी देंगे तो उससे भी वो आपका एम्प्लॉयर नेम खुद ही उठा लेगी। चाहे आप एम्प्लॉयर नेम में पूरा लिख के सर्च कर लें, चाहे आप कंपनी का एनटीएन दे दें, तभी सारी डिटेल सिस्टम खुद ही उठा लेगा। अगर आप कंपनी का नेम लिख रहे हैं और आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो कोशिश करें प्राइवेट लिमिटेड से पहले लिखें या कंप्लीट प्राइवेट लिमिटेड लिखें। तो जनाब मेरा जो एम्प्लॉयर है इसकी डिटेल कंप्लीट है, तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा और इसको बंद कर दूंगा जी। तो क्लोज पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो जनाब ये मेरा टैब क्लोज हो गया एम्प्लॉय डिटेल्स वाला। एम्प्लॉय डिटेल्स मेरी कंप्लीट है। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी। फर्दर नीचे जाने के लिए देखें जी राइट साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना होगा, तो बार को पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। एम्प्लॉय डिटेल्स के बाद वो कह रहा है जी इनकम डिटेल्स, इधर आपने अपनी इनकम की डिटेल्स देनी है और वो इनकम का आपसे ब्रेकअप कह रहा है जी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर कोड आ रही है, टोटल इनकम, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम और एक्शन। तो जनाब डिस्क्रिप्शन में सैलरी की डिटेल आ रही होगी, अलाउंसेस की डिटेल आ रही होगी, रिम्बर्समेंट्स की डिटेल आ रही होगी, सैलरी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल आ रही होगी जी। अगर आप सैलरी स्लिप्स देखें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। उसमें बेसिक सैलरी भी आ रही होती है, उसमें हाउस रेंट अलाउंस भी आ रहा होता है, उसमें व्हीकल अलाउंस भी आ रहा होता है, मेडिकल अलाउंसेज और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं जी। कोड, तो जनाब इनकम टैक्स रिटर्न के जितने भी सेक्शन हैं सबका डिफरेंट कोड होगा। अब ये देखें जी इनकम फ्रॉम सैलरी का कोड है जी 1000। अब नीचे इसके सब कोड्स आ रहे हैं 1009, 1049, 1008 एंड सो ऑन। तो जनाब जितने भी सेक्शंस होंगे, जितने भी मेन सेक्शंस होंगे उन सबके कोड्स डिफाइन होंगे। टोटल इनकम, तो जनाब इस टैब में आपने अपनी टोटल इनकम ऐड करनी है, जितनी भी आपकी इनकम है। सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, सैलरी के केस में आपकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स नहीं होती। फाइनल टैक्स से मुराद ये कि जितना टैक्स लग गया, फर्दर टैक्स नहीं लगना। सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, अगर आपके कुछ अलाउंसेज एग्जम्प्ट हैं जैसे मेडिकल अलाउंस है तो उसकी डिटेल्स आपने इस टैब में ऐड कर देनी है। सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो अमाउंट आप इधर लिखेंगे टोटल इनकम में
वो अमाउंट आपकी ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ जाएगी। ये सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स और सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन निकाल के। मैंने आपको बता दिया कि सैलरी के केस में फाइनल टैक्स में तो कुछ आएगा नहीं, एग्जेम्प्ट में आपकी चीज़ें आ सकती हैं। मेडिकल अलाउंस आपका एग्जम्प्ट हो सकता है, और सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आपकी एग्जेम्प्ट इनकम और इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स निकाल के बाकी जो इनकम बचेगी वो आपकी इधर आ जाएगी। और सैलरी के केस में अगर तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी जो सैलरी है वो टोटल इनकम के कॉलम में आएगी। इसके बाद आप इसको कंप्यूट करेंगे और वही सारी की सारी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ जाएगी। अच्छा जी, सैलरी में सबसे पहले आ रहा है जी पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। तो जनाब सैलरी की डिटेल्स आपने इधर मेंशन कर देनी। अगर आपने ब्रेकअप देना है तो इधर जनाब आपकी जो बेसिक सैलरी है उसकी डिटेल आप इधर ऐड कर देंगे। अलाउंसेस, आपके जो अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, लीव एंड कैशमेंट अलाउंसेस हैं, डेंजरस वर्किंग कंडीशन अलाउंसेस, जो भी आपके अलाउंसेस लगे हुए हैं आपकी सैलरी पे वो आप इधर लिखते हैं, अगर आपने सेपरेट लिखना है। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो जनाब पेंशन की डिटेल्स इधर आ जाएगी। अगर कंपनी आपके एक्सपेंडिचर रिम्बर्स कर रही है तो जनाब उसकी अमाउंट आप टोटल इनकम के इस टैब में लिख देंगे। ये देखें, टोटल इनकम के आगे ये जो व्हाइट कलर में टैब्स आ रहे हैं ये एडिटेबल है। अगर मैं किसी पे क्लिक करूं तो ये मुझे लिखने देगा। ये देखें, इसमें कर्सर आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी, साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूं। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर आपको कोई पर्क्स मिल रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है तो जनाब उसकी डिटेल आ जाएगी। Profits in lieu of are in addition to pay, wages or other remuneration including employment termination benefits। अच्छा, अगर आपको सैलरी के अलावा कोई अमाउंट मिलती है या आपको रिटायरमेंट पे कोई अमाउंट मिलती है, ग्रेच्युटी है, प्रोविडेंट फंड है, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब जैसे मोबलिंक और वारिद का मर्जर हुआ था तो मोबलिंक ने वारिद के एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। मोबलिंक ने वारिद के एम्प्लॉयज़ को एक लमसम अमाउंट दी कि ये आपको 20 लाख में देता हूँ, और जो हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। तो जनाब जो आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं, जो आपको लमसम अमाउंट मिलती है, उसकी फिगर आप इधर लिख देंगे टोटल अमाउंट के टैब में। अब आपने किस तरह से लेके चलनी है, यहाँ तो जनाब आप अपनी सैलरी स्लिप से देख के ये सारे अलाउंसेस को अलग-अलग कर लें। दूसरा तरीका ये कि आपकी जो टोटल सैलरी आ रही है पूरे साल की, आप उसको पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन के टैब में, टोटल इनकम के टैब में उसको ऐड कर दें। मैं इनकम टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ एक टीचर की, तो मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सैलरी स्लिप भी दिखा लेता हूँ। तो जनाब सैलरी स्लिप देख लेते हैं। मेरे पास सैलरी स्लिप आ गई, एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर, मंथली सैलरी स्टेटमेंट आ गई जून 2026 की। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ नेम आ गया, और आगे फादर नेम, हस्बैंड नेम, ये आ जाएगा जी। पर्सनल नंबर्स, एनआईसी, एनटीएन, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस, ये सारी डिटेल्स आ रही होंगी आपको जी पर्सनल डिटेल्स में। आगे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जनाब एक्टिव परमानेंट है, डेजिग्नेशन आ जाएगा, डीडीओ कोड, ये सारी आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स आ रही हैं कि जनाब आपका पर्सनल नंबर क्या था, आपका सीएनआईसी नंबर क्या था, किस डेट को आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ आप जॉब कर रही हैं, पेरोल का सेक्शन, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का सेक्शन, ये सारी डिटेल्स बैक एंड पे आपके आ रही होंगी जी। वाला आ रहा है जी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड बैलेंस, जो आपका ग्रॉस प्रोविडेंट फंड है उसका बैलेंस आ रहा होगा जी कि 2,71,000 जमा हो गया आपकी सैलरी से कट के। बाद आ रहा है जी पे एंड अलाउंसेस, ये नीचे आपकी जो पे है एंड अलाउंसेस है इसकी डिटेल आ रही है। वेज टाइप जनाब बेसिक पे आ गई 31,000, मेडिकल अलाउंस आ गया 1,500, स्पेशल अलाउंस आ गया, उसके बाद दोबारा स्पेशल अलाउंस आ गया, एडहॉक रिलीफ अलाउंस आ गया, हाउस रेंट अलाउंस आ गया, पर्सनल अलाउंस आ गया, एंड आपके एडहॉक जो अलाउंसेस हैं वो आ रहे हैं। तो ये जनाब आपकी जो सैलरी है, जो आपके पे, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स हैं, ये उसका ब्रेकअप बना हुआ है कि सबसे पहले बेसिक सैलरी है, उसके बाद आपके अलाउंसेस आ रहे हैं। नीचे आपकी डिडक्शंस आ रही होंगी, जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसकी डिडक्शन आ गई, इनकम टैक्स की डिडक्शन आ गई। अगर आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है तो जनाब आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन आ गई, और लास्ट पे ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन आ गई। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स हैं वो आ गई, सब्सिक्वेंटली आपके जो पे एंड अलाउंसेज हैं उसकी डिटेल आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी। बाद आ रहा जी डिडक्शंस, लोन एंड एडवांसेस। अगर आपने कोई लोन एंड एडवांसेस लिए होते हैं, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल इधर आ रही होती है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी स्लिप का फॉर्मेट सेम ही है। डिडक्शंस इनकम टैक्स पेएबल 2,202 रुपये पेएबल था, रिकवर्ड टिल जून 2026। जून 2026 तक 2,203 रुपये रिकवर हो गया।
तो जनाब 2203 रुपये टोटल जो हमारा इनकम टैक्स बन रहा था वही रिकवर हो गया। मैं आपको जून की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। तो जनाब जो आपकी जून की सैलरी स्लिप होगी वो आपको दिखा रही होगी कि इनकम टैक्स की डिडक्शन इतनी होनी चाहिए थी और इतनी हो चुकी है। कोई एग्जाम नहीं था, रिकवरेबल सारा रिकवर हो गया। ग्रॉस पे 67,000 इसकी सैलरी है जून के महीने की, जून 2026 की। रिडक्शन 5,158 रुपये डिडक्ट हो गए डिफरेंट चीज़ों पे, जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड था, इनकम टैक्स था, बेनोवलेंट फंड था, गवर्नमेंट इंश्योरेंस थी। और नेट पे बनी जो नेट अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई वो 62,000 थी। नीचे जो पे का बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आ रही होगी, नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल्स आ गई। उसके नीचे लीव्स आ रही हैं, खाली लिखा हुआ है प्रोग्रेस। उसके नीचे परमानेंट एड्रेस आ गया और ईमेल्स वगैरह आ गई। तो जनाब ये मेरे पास जून की सैलरी स्लिप आ गई। अब इस सैलरी स्लिप में हमने उठाना क्या गया? अब इस सैलरी स्लिप में हमने उठाना है ग्रॉस पे और इनकम टैक्स। एक तो ये तरीका है कि हर माह की आप ये जो ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे को टोटल करते जाएं, साथ में ये जो इनकम टैक्स है। अब ये देखें हमारे केस में 172 है जून 2026 का 172। तो आप हर महीने इनकम टैक्स को इकट्ठे करते जाएं, साथ में आप ग्रॉस पे को इकट्ठे करते जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप जून वाली सैलरी स्लिप पकड़ें, रिकवर्ड टिल जून 2026 2203, आपका इनकम टैक्स 2203 ही बनेगा। तो ये आपका इनकम टैक्स हो गया सिंगल फिगर। और जो ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे हर महीने की जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक हर महीने की जो ग्रॉस पे है उसको आप टोटल करते जाएं। तो जनाब ये मेरे पास जून की सैलरी स्लिप आ गई। ऐसी मैं आपको मई की सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ जी। ये देखें जी, ये मेरे पास मई की सैलरी स्लिप आ गई। एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शेखुपुरा, मंथली सैलरी स्टेटमेंट मई 2026। तो ये देखें जी, पे एंड अलाउंसेस एज इट इज जो आपकी पे, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स हैं उसकी डिटेल आ गई, उसका ब्रेकअप आ गया। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, डिडक्शंस आ गई जी, फंड की डिडक्शन आ गई। इनकम टैक्स जून में था हमारा 172 रुपये, इधर बन गया जी 200। बेनोवलेंट फंड एजुकेशन आ गया जी, ग्रुप इंश्योरेंस आ गई। अब ये देखें जी, डिडक्शंस इनकम टैक्स पेबल कितना बन रहा है जी 2230, रिकवर्ड टिल मई 2031। रिकवरेबल कितना है जी 199, यानी कि 200 रुपये अभी रिकवरेबल है। तो एक तो तरीका ये है कि आप हर महीने इनकम टैक्स को टोटल करें, ग्रॉस पे को टोटल करें। एक कॉलम बनाएं सैलरी का, दूसरा कॉलम बनाएं इनकम टैक्स का, और इनको 12 महीने टोटल कर लें। यह कम जुलाई 25 से लेके 30 जून 2026 तक, यानी कि 12 महीनों की सैलरी। रिकवर टिल जून, रिकवर टिल जून 2026 आपने लेना है और वो आपका बनेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो आपका बनेगा 2203। वापस चलता हूँ जी मई की सैलरी पे। चाहे आप इनकम टैक्स ये हर महीने का ले लें, चाहे आप जून वाली सैलरी स्लिप से रिकवर टिल जून वाला ले लें एक ही दफ़ा। और जो आपकी ग्रॉस सैलरी है इसको आप ऐड करते जाएं हर महीने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी डिटेल्स, मैंने एक डिटेल्स बनाई हुई है। अच्छा जी, ये मैंने एक्सेल पे एक समरी बनाई है टोटल सैलरी की, हर मंथ की, पर मंथ सैलरी की मैंने डिटेल बनाई हुई है। ये मंथ आ गया, ये आपकी ग्रॉस सैलरी, इसको अगर मैं ग्रॉस कर दूं, ये ग्रॉस सैलरी आ गई। और देखें टैक्स जो है ना, टैक्स मैंने टोटल नहीं किया हुआ। टैक्स जो आपकी जून 2026 वाली सैलरी स्लिप थी उसमें जो आ रहा था रिकवर्ड टिल जून 2026, वही फिगर मैंने उठा ली। तो जो मेरी टैक्स की डिडक्शन है पूरे साल की वो बन रही है 2203 रुपये। और ये मैंने पर मंथ की जो ग्रॉस सैलरी है वो मैंने सैलरी स्लिप से उठा ली। और ये मैंने पर मंथ की जो ग्रॉस सैलरी है वो मैंने सैलरी स्लिप से उठा ली। मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ जी जून की। ये देखें, जून की मेरी ग्रॉस सैलरी थी 67188। तो जून की सैलरी स्लिप देख लेते हैं, जून 2026। इसका मतलब ये है कि ये जून 2026 की सैलरी स्लिप है और ये ग्रॉस पे आ रही है 67,000, यानी कि इस महीने मेरी सैलरी थी 67,000। वापस चलता हूँ जी एक्सेल की शीट पे। मई की मेरी सैलरी थी 70,000। मई की सैलरी स्लिप देख लेता हूँ जी, ग्रॉस पे मेरी आ गई 70,044। तो हर महीने की ग्रॉस सैलरी मैंने ले ली और जून वाली सैलरी स्लिप से इनकम टैक्स रिकवर्ड टिल जून ले लिया। तो जनाब मेरे पास टोटल मेरी सैलरी भी आ गई और इनकम टैक्स भी आ गया। वापस चलता हूँ जी एक्सेल की शीट पे। ये मेरे पास टोटल फिगर है, पे को लैदा नहीं किया मैंने, अलाउंसेस को लैदा नहीं किया, मैंने टोटल अमाउंट ही ले ली, पे, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। अब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में भी टोटल अमाउंट ही ऐड कर देनी है, मैंने इसका ब्रेकअप नहीं रखना। तो वापस चलता हूँ अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे। इनकम फ्रॉम सैलरी के नीचे ये जो टैब आ रहा है, पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। तो जनाब इसके आगे ये जो टोटल इनकम के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इधर हमने अपनी सैलरी की जो अमाउंट है वो ऐड कर देनी है जो हमने कंप्यूट की है।
तो वापस जो मैंने अमाउंट टोटल किया वो इधर ऐड कर दूंगा। वापस चलूंगा जी एक्सेल की शीट पे, इसको कॉपी कर लेता हूँ जी 8,02,000। तो जनाब ये जो 8,20,300 ऐसे कॉपी कर लूंगा। वापस चलूंगा जी आईआरएस पे, और ये जो पे वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशन का टैब आ रहा है टोटल इनकम के नीचे, इस पर क्लिक करके इधर अमाउंट पेस्ट कर दूंगा। तो जनाब ये मेरी अमाउंट आ गई 8,20,300। आपने इनकम ऐड करने के बाद इसको कैलकुलेट भी करना है। तो ये साइड पे आपके पास जो स्क्रॉल बार बना हुआ है इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा, और ये जो कैलकुलेट आ रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरी अमाउंट कैलकुलेट होगी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। तो ये देखें जी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, पे वेजेस आर अदर रेम्यूनरेशन 8,20,300 मेरी सैलरी थी इंक्लूडिंग अलाउंसेस। पे वेजेस आर अदर रेम्यूनरेशन, टोटल मेरे पे भी अलाउंसेस भी सारा कुछ इसमें शामिल था। बेसिक सैलरी भी आ रही थी, अलाउंसेस भी आ रही थी, मैंने क्लब करके डाल दी। सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में कुछ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन कुछ भी नहीं है जी। तो यही अमाउंट मेरी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स बन गई। सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम टैक्स से मुराद ये है कि इस पे टैक्स लगना है टोटल अमाउंट पे एज पर गिवन रेट्स। आपकी सैलरी है वो टैक्सेबल होती है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। कुछ उसमें एग्जम्पशंस निकल जाती हैं, जैसे मैंने आपको मेडिकल अलाउंस का बता दिया। तो जब आप टोटल सैलरी की फिगर आपने टोटल इनकम के टैब में ऐड की, इसके बाद आपने कैलकुलेट किया, तो वो सारी की सारी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ गई। सबसे पहले आ रहा जी पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन, ये जनाब आपकी सब हेडिंग है, आपका सब अकाउंट है, और ऊपर आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आपका टोटल आ रहा है। अगर इधर आप अलाउंसेज ऐड करेंगे, सपोज मैं ऐड कर देता हूँ 1,00,000, दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप ऊपर जाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें साइड पे आपके पास कैलकुलेटर बना हुआ है, सिंपली कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने कैलकुलेट कर दिया। अब ये देखें पे वेजेस आर अदर रेम्यूनरेशन मेरे पास आ रही है 8,20,000, अलाउंसेज आ रही है 1,00,000, और टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी बन गया 9,20,300। तो ये ऊपर आपका टोटल आ रहा है सैलरी का, नीचे आपका ब्रेकअप आ रहा है। तो जनाब हमने सैलरी का ब्रेकअप नहीं दिया, हमने बेसिक सैलरी प्लस लॉसेस को इकट्ठे लिख दिया। तो ये जो मैंने लॉसेस ऐड किए 1,00,000 के, इधर मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दूंगा। दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूं जी। तो ये मेरे पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन ये भी 8,20,300 है। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी ये भी मेरी 8,20,300 है। तो ये नीचे मेरी सब हेडिंग्स आ रही हैं, और ऊपर जो है इन हेडिंग्स का टोटल आ रहा है। तो जनाब ये मेरी सैलरी की डिटेल्स ऐड होगी। इसके बाद सैलरी पे टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उसकी मैंने डिटेल्स ऐड करनी है। तो जनाब अच्छा, ये तो सैलरी हमने कंप्यूट की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप से। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के पास काम करें, आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास काम कर रहे हैं व्हाट्सएवर, तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर से टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे। उसमें आपकी पूरे साल की सैलरी लिखी होगी और पूरे साल का जो टैक्स विदहेल्ड हुआ होगा उसकी अमाउंट आ रही होगी। तो जनाब मैं आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक एम्प्लॉय का सैलरी सर्टिफिकेट आ गया जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करे। सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स सी रूल 42। ये जो आपके टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, ये आपको रूल 42 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स के तहत इशू हो रहे होते हैं। सीरियल नंबर आ गया जी। इशू डेट, किस डेट को इशू हुआ, सर्टिफाइड एट सम ऑफ रुपीज 11,490, 11,490 रुपये का टैक्स डिडक्ट हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम, नेम आ जाएगा होल्डर ऑफ एनटीएन स्लैश सीएनआईसी नंबर। जिस इंप्लॉई की सैलरी से टैक्स डिडक्ट हुआ है, जिसको जिसको सैलरी सर्टिफिकेट मिला, उसका नेम आ गया, उसका सीएनआईसी आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड, टैक्स पीरियड आ गया जी। तो जनाब टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं आप जुलाई से जून, जिस पीरियड की आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो ये 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक मेरी सैलरी का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आ गया अंडर सेक्शन 149। जनाब सैलरी का टैक्स डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 149 ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी वाइड वेरियस, मतलब कि वेरियस सैलरीज मिली हैं। ऑन अमाउंट ऑन द वैल्यू स्लैश अमाउंट ऑफ रुपीज़ 11,490, यानी कि 11,49,000 सैलरी मिली है इस बंदे को, और 11,490 इस बंदे का टैक्स डिडक्ट हो गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। दिस इज टू फर्दर सर्टिफाइड दैट द टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड हैज बीन डिपॉजिटेड इन द फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। आगे वो बता रहे हैं कि जो टैक्स हमने विदहेल्ड किया है, जो कंपनी ने टैक्स विदहेल्ड किया है, वो उसने एफबीआर को जमा करवा दिया। तो डेट ऑफ डिपॉजिट आ गई, एसबीपी स्लैश एनबीपी ट्रेजरी आ गया, ब्रांच स्लैश सिटी अमाउंट आ गई, चलान स्लैश सीपीआर नंबर। तो कुछ कंपनीज डिटेल दे रही होती हैं कि पर मंथ उन्होंने किस डेट को सबमिट करवाया, सीपीआर नंबर क्या था, अमाउंट कितनी थी। कुछ इकट्ठा ही लिख देती हैं कि थ्रू वेरियस चलान हमने अमाउंट जमा करा दी है। उसके बाद जो कंपनी है, जो विद होल्डिंग एजेंट है,
जिसने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, जिसने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है, उसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका एंटीन आ जाएगा, जो ऑथराइज ऑफिसर है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है, टैक्स मैनेजर, व्हाट्सएवर, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, और जो कंपनी है उसकी स्टैंप आ जाएगी। जो आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है, कंपनी आमतौर पर आपको ब्लैंक पेज पे इशू करती है, कुछ लेटर हेड्स पे इशू करती हैं, कुछ ब्लैंक पेज पे इशू करती हैं। तो जनाब यहाँ से आप अमाउंट ले लेंगे, कितनी आपकी सैलरी है, कितना आपका टैक्स डिडल्ट हो गया, ये आ रहा होगा। तो अब अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो आपको सैलरी से टोटल करने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट डिमांड करें अपने एम्प्लॉयर से, और सैलरी और जो टैक्स की अमाउंट विदहेल्ड हो गई है इधर से देख के लिख लें। तो जनाब इस तरह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉई है उसकी सैलरी आप देख के लिख सकते हैं। तो सिंपली 11,49,000 आप कॉपी करेंगे, पे वेजेस एंड अदर रेम्युनरेशन में जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे, और टैक्स डिडक्शंस के टैब पे जाके आप सैलरी में 11,490 टैक्स डिडक्टेड के कॉलम में ऐड कर देंगे। तो जनाब ये था टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करे। वापस चलता हूँ जी अपनी रिटर्न पे। तो जनाब ये मेरी सैलरी की डिटेल्स आ गई। इसके बाद जो टैक्स डिडक्शंस हैं, चाहे सैलरी है चाहे दूसरे हैं, उसकी डिटेल्स ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अच्छा, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया वो कह रहा है जी टैक्स डिडक्शंस, आगे आ रहा है जी एडजस्टेबल टैक्स, डिस्क्रिप्शन आ रही है, कोड आ रही है, टैक्सेबल अमाउंट आ रही है, टैक्स डिडक्टेड एक्शन, एडजस्टेबल टैक्स। तो जनाब एडजस्टेबल टैक्स आ गया, नीचे जिन जिन सेक्शंस के तहत एडजस्टेबल टैक्स कटता है उसकी डिटेल आ रही है। तो जनाब ये सबसे पहले आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149। जो सैलरी पे टैक्स डिडक्ट होता है वो आपका अंडर सेक्शन 149 डिडक्ट हो रहा होता है। कोड आ गया, मैंने आपको पहले बता दिया कि आरएस में जितनी भी हेडिंग्स आ रही होंगी उनके कोड्स डिफाइन होंगे। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट से मुराद है किस अमाउंट पे, कितनी अमाउंट पे टैक्स लगना है। तो जनाब हमारे केस में सैलरी थी 8,20,300, कुछ भी एग्जाम नहीं था, कुछ भी सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स नहीं थी, तो ये सारी की सारी 8,20,300 मेरी टैक्सेबल है। टैक्स डिडक्टेड, ये जो आपकी सैलरी है इस पे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। तो जनाब जो हमने शीट बनाई है उस पर हमने लिखा हुआ था 2,203। वापस चलता हूँ जी मैं शीट पे, ये देखें जी, रिकवर टिल जून 2026, 2,203 मेरा टैक्स विथहेल्ड हुआ है। तो जनाब इसे कॉपी करूंगा और आईआरएस पे जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये टैक्स डिडक्टेड के टैब में ये देखें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 के आगे जो टैक्स डिडक्टेड का टैब आ रहा है इधर क्लिक करूंगा और इधर 2,203 को पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी अमाउंट आ गई, कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो ये देखें जी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 में टैक्सेबल अमाउंट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली सैलरी से। ये देखें अगर इस पर मैं क्लिक भी करता हूँ तो ये मुझे एडिट नहीं करने देगा, और टैक्स डिडक्टेड की अमाउंट हमने खुद ऐड कर दी। कुछ केसेस में जो आपका आईआरएस है वो ऑटोमेटिकली भी जो टैक्स डिडक्टेड है उसकी अमाउंट उठा रहा होगा। जैसे सैलरी है एज इट इज वो टैक्स डिडक्टेड की अमाउंट भी ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो अगर सिस्टम टैक्स डिडक्टेड की अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है तो आपने उसको एक दफ़ा कंफर्म करना है। अगर तो वो ठीक है तो उसको रहने दें, अगर वो ठीक नहीं है तो डबल क्लिक करें, बैक स्पेसेस को डिलीट करें और जो आपने अमाउंट कंप्यूट किया है वो ऐड कर दें। ज़्यादा नीचे चलूंगा जी, साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। उसके बाद आ रहा है जी डायरेक्टरशिप अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। जो आपके लिस्टेड एंटिटीज के डायरेक्टर होते हैं वो मीटिंग अटेंड करने की भी फ़ी चार्ज करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टरशिप फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो जनाब उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। आप टैक्सेबल अमाउंट भी ऐड करेंगे, कितनी आपने फ़ी चार्ज की, और आगे टैक्स अमाउंट भी ऐड करेंगे। उसके बाद आ रहा है जी एडवांस टैक्स ऑन विड्रॉल ऑफ बैलेंस अंडर पेंशन फंड अंडर सेक्शन ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल। अच्छा तो जनाब अगर आपने किसी पेंशन फंड से अमाउंट विड्रॉ की है तो उस पर भी आपका टैक्स विथहेल्ड हो रहा होगा, तो आपने उसकी भी डिटेल इधर ऐड कर देनी है। उस केस में आपने क्या करना है जी, टैक्सेबल अमाउंट में आपकी अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट आपने फंड से विड्रॉ की है, और आगे टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जो आपका टैक्स विथहेल्ड हुआ होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। फाइनल टैक्स, ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ड्राइवर सैलरी अंडर क्लॉज 27 पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल। तो जनाब जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज को जो ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन मिलती है उसकी अमाउंट आ जाएगी। फर्दर नीचे चलूंगा जी, साइड पे स्क्रॉल बार बना है, उसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। एवरेज टैक्स, अच्छा जी अगर आपको इंप्लॉय टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक है, व्हाट्सएवर किसी भी मद में आपको अमाउंट मिल रही है, या आपको सैलरी एरियाज में मिल रही है, 2-3 महीनों की सैलरी, 5-6 महीनों की सैलरी आपको इकट्ठी मिल रही है दूसरे साल में जाके, तो जनाब उस केस में आप एवरेज रेट भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस साल की सैलरी अगले साल में मिल रही है तो क्या पता अगले साल में टैक्स का रेट बढ़ जाए। तो जनाब आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप सैलरी है वो एवरेज रेट पे टैक्सेबल हो जाए। इस केस में आप क्या करेंगे जनाब, आपको एरियाज में सैलरी मिली है तो आप क्या करेंगे, आप प्लस एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने प्लस एट्रीब्यूट पे क्लिक किया वो कह रहा है जी रेलेवेंट टैक्स रेट फॉर सैलरी एरियाज अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 7,
कि आपकी सैलरी किस रेट पे टैक्स हुई है और कौन सा रेट लगना चाहिए। अब सपोज करें आपकी सैलरी टैक्स हुई है 10% पे, रेट लगना चाहिए था 1%, तो जनाब आपने वो रेट इधर ऐड कर देने। तो जनाब हमारे केस में एरियर्स में सैलरी रिसीव नहीं हुई, तो इसको कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद जनाब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ जी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो मुझे ले गया अदर सोर्सेज पे। एम्प्लॉयमेंट वाला टैब मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने सैलरी के टैब में सैलरी की डिटेल्स ऐड कर दी, टैक्स के टैब में टैक्सेस की डिटेल ऐड कर दी। ये देखें सैलरी और टैक्स की डिटेल हाइड है आपकी एम्प्लॉयमेंट के टैब में। अगर एम्प्लॉयमेंट के टैब के आगे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूँ, तो ये देखें ये आपकी डिटेल्स अनहाइड हो जाएगी। अच्छा जी, अभी मैं खड़ा हूँ जी अदर सोर्सेज पे। तो अदर सोर्सेज पे जाने के लिए देखें जी, अदर सोर्सेज के टैब पे जाके ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी ये मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी। अभी मैं खड़ा हूँ जी रिसीट स्लैश डिडक्शंस पे, रिसीट स्लैश डिडक्शंस फॉर अदर सोर्सेज। तो फर्दर नीचे चलूंगा जी, साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। आगे वो कह रहा है जी यू मे ऐड मल्टीपल इनकम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप मल्टीपल इनकम्स भी ऐड कर सकती हैं। देखें जी प्लस अदर इनकम पे क्लिक करेंगे तो इधर मल्टीपल इनकम्स आ रही होंगी। सबसे पहले आ रहा जी प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट से मुराद है कि आपका जो सेविंग अकाउंट था उस पर आपको कितना प्रॉफिट लगा है। प्रॉफिट ऑन डेट आपका डिफाइन करता है जनाब सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को। जो आपको बैंक में पैसे रखने पे प्रॉफिट मिल रहा है उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। जनाब अगर तो आपका पीएलएस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है बैंक पे, तो जनाब आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जनाब उस प्रॉफिट की डिटेल ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टैक्स रिडक्शंस के टैब पे। ये देखें, अब ये देखें अगर मैं प्रॉफिट ऑन डेट के टैब पे टोटल इनकम पे जाऊं तो ये देखें ये ग्रे हाईलाइटेड है, ये मुझे लिखने नहीं देगा। अब जो जो टैब ग्रे हाईलाइटेड है ये आपको कुछ भी ऐड नहीं करने देगा। और ये जो आई बना हुआ है, जो इंक्वायरी आ रही है, अगर मैं इस पे जाऊं ये देखें, तो वो कह रहा है जी प्लीज ऐड प्रॉफिट ऑन डेट ऑन टैक्स डिडक्शंस पेज। आपने क्या करना है जी, रिसीट स्लैश डिडक्शंस के नीचे जो टैक्स डिडक्शंस आ रही हैं आपने टैक्स डिडक्शंस पे जाके उसकी अमाउंट ऐड करनी है। अगर आप टैक्स डिडक्शंस पे जाके डिटेल ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी जो प्रॉफिट की डिटेल है वो इधर प्रॉफिट ऑन डेट के टैब पे आना शुरू नहीं होगी। टैक्स डिडक्शंस के टैब पे चलूंगा जी, तो टैक्स डिडक्शंस के टैब पे चलता हूँ। ये आगे जनाब आपकी टैक्स डिडक्शंस के टैब पे सबसे पहले आ रहा है जी एडजस्टेबल टैक्स, उसके बाद आ रहा है जी फाइनल टैक्स। प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, जो बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जो उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है वो डिडक्ट होता है जी अंडर फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स से मुराद है कि जो आपका टैक्स कट गया, फर्दर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप सपोज कर लें कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है जी 40,000 रुपये, टैक्स कट गया। सैलरी इनकम थी मेरी जनाब 8,20,000, तो जनाब जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो 8,20,000 ही रहेगी। उसमें ये 40,000 बैंक प्रॉफिट वाला ऐड नहीं होगा। अब आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो अंडर एफटीआर आएगा, वो आपकी दूसरी इनकम के साथ क्लब नहीं होगा। उस पर जो टैक्स कट गया उस पर फर्दर टैक्स नहीं ऐड होगा। जनाब फाइनल टैक्स पे चलूंगा, फर्दर नीचे चलता हूँ जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। डिस्क्रिप्शन आ गई, कोड आ गया, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स चार्जेबल एक्शन। तो जनाब प्रॉफिट ऑन डेट का सेक्शन ऐड करने के लिए आपने क्या करना है जी, फाइनल टैक्स आ रहा है, फाइनल टैक्स के आगे आ रहा है जी सेक्शन, तो सिंपली प्लस सेक्शन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने प्लस सेक्शन पे क्लिक किया, फाइनल टैक्स के अंदर जितने भी सेक्शन आ रहे होंगे वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारा कंसर्न किसके साथ है, हमारा कंसर्न है जी प्रॉफिट ऑन डेट के साथ। तो ये जो आ रहा है सर्च अमाउंट कोड स्लैश डिस्क्रिप्शन, इधर सर्च कर लेता हूँ जी प्रॉफिट ऑन डेट, तो प्रॉफिट ऑन डेट लिख लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने प्रॉफिट ऑन डेट लिखा तो ये मेरे पास प्रॉफिट ऑन डेट से रिलेटेड सेक्शंस आ गए। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम पीओ डिपॉजिट्स। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी फ्रॉम बैंक अकाउंट स्लैश डिपॉजिट्स। सिक्योरिटीज है जी, फिर उसके अलावा अदर्स है। तो जनाब हमारा कंसर्न किसके साथ है, हमारा कंसर्न है जी प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम बैंक अकाउंट्स। जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है हमें बैंक अकाउंट से मिल रहा है। तो जनाब ये प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 फ्रॉम बैंक अकाउंट से पहले जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेट कर लूंगा। तो जनाब इस बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जनाब ये मैंने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी फ्रॉम बैंक अकाउंट स्लैश डिपॉजिट्स। जैसे ही मैंने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास जो ऐड का बटन है वो भी एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी फाइनल टैक्स में मेरे पास एक जो रॉ है वो ऐड होगी। तो जनाब प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी फ्रॉम बैंक अकाउंट्स स्लैश डिपॉजिट्स, तो ये प्रॉफिट ऑन डेट का सेक्शन ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद आपने जो आपका जो बैंक अकाउंट है आपने उसकी डिटेल ऐड करनी है, उसका IBAN ऐड करना है, बैंक की ब्रांच ऐड करनी है, सिटी ऐड करनी है, बैंक का नेम ऐड करना है।
उसके बाद जाके आपका जो प्रॉफिट है उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल ऐड करनी है। अभी इधर खाली डस्टबिन आ रही है, साथ प्लस आ रहा है ना। आप जिस भी सब सेक्शन के साथ प्लस का बटन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। तो जैसे ही मैं प्लस के ऊपर कर्सर लेके गया, वो कह रहा है जी ऐड, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, वो कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में जो आपका बैंक अकाउंट है उसको आपने कंप्लीट नंबर ऐड करना है, तो अपने बैंक अकाउंट का नंबर ऐड कर देता हूँ जी। तो जनाब ये जो मेरा बैंक अकाउंट था उसका नंबर ऐड कर दिया। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में कह रहा है जी बताएं अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है। तो जनाब हमारे केस में सेविंग अकाउंट है, करंट है या सेविंग है, तो इकट्ठा ही लिख लें, सेविंग अकाउंट है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बैंक का नेम आपने लिख देना है, बैंक अल्फला, मेन मार्केट ब्रांच लाहौर, व्हाट्सएवर जो भी आपके केस में। जनाब इन्वेस्टमेंट में मैंने अपना अकाउंट नंबर ऐड कर दिया। कॉन्टैक्ट्स में मैं लिख दूंगा जी सेविंग अकाउंट, पीएलएस अकाउंट, बैंक का नेम लिख दूंगा, ब्रांच का नेम लिख दूंगा, सिटी का नेम लिख दूंगा। तो जनाब कॉन्टैक्ट्स में डिटेल ऐड कर लेता हूँ। जी कॉन्टैक्ट्स में मैंने क्या लिख दिया, सेविंग अकाउंट, बैंक का नेम आ गया जी बैंक अल्फला लिमिटेड, जो ब्रांच है मेन मार्केट ब्रांच है, और आगे सिटी आ गया लाहौर। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट में सारी डिटेल्स कंप्लीट होगी। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा। प्रॉफिट और ऐड मेरा सब सेक्शन था, सब सेक्शन के नीचे जो मैंने डिटेल्स ऐड करनी थी वो आ गई। और फाइनल टैक्स जितने भी मेरे सेक्शंस आ रहे होंगे उन सब का टोटल कर रहा होगा। टैक्सेबल अमाउंट में अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ, और टैक्स डिडक्टेड से मुराद है कितना टैक्स डिडक्ट हो गया, और टैक्स चार्जेबल से मुराद ये है कि कितना टैक्स लगना चाहिए था। अच्छा जी, सबसे पहले आ रही है टैक्सेबल अमाउंट। अब आपने प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट देखनी कैसी है, अब आपने प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट देखनी कैसे है। प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट आप दो जगह से देख सकते हैं, एक तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी टोटल कर सकते हैं, दूसरा आप बैंक से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और तीसरा आप एमआईएस से भी देख सकते हैं। एमआईएस आईआरएस के अंदर ही आ रहा होता है। तो जनाब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट आ गई, और बैंक स्टेटमेंट भी आपने लेनी है जनाब 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक, क्योंकि जो हमारा टैक्स पीरियड है या जो हमारा टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होगा 30 जून को। और जिस 30 जून को एंड होगा वो टैक्स ईयर को डोनेट करेगी। आप देखिए हम रिटर्न कर रहे हैं 2026 की, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पीरियड स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2025 से और एंड होगा 30 जून 2026 को। अब 30 जून मेरा खत्म हो रहा है जी 2026 को, तो मेरा टैक्स ईयर भी 2026 हो गया और 2026 की मैं रिटर्न सबमिट करूंगा। ये जनाब अस्करी बैंक की स्टेटमेंट है, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ गया, ब्रांच आ गई, अकाउंट नंबर आ गया, और पीरियड आ गया 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक। ये मेरी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में मुझे प्रॉफिट लग रहा है जी, ये मेरा सेविंग अकाउंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें जी, विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट 104 रुपये का टैक्स डिडक्ट हो गया, 521 रुपये का प्रॉफिट आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा, विद होल्डिंग टैक्स 1844 रुपये का टैक्स डिडक्ट हो गया और 9223 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ तो बैंक से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, दूसरा ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट से भी जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है उसको टोटल कर सकते हैं। मैंने सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया हुआ है, वहाँ मुझे प्रॉफिट लग रहा था, मैंने प्रॉफिट को ऐड किया हुआ है और टैक्स अमाउंट को भी ऐड की हुई है। तो जनाब वापस चलूंगा आईआरएस पे और प्रॉफिट की अमाउंट इधर पेश कर दूंगा। जो मेरी इनकम है, जो मुझे प्रॉफिट मिला है, वो टैक्सेबल अमाउंट के टैब में ऐड कर दूंगा जी। ये जनाब मेरी टैक्सेबल अमाउंट थी, ये मुझे प्रॉफिट मिला है। टैक्स डिडक्टेड, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, तो जनाब 20% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट हुआ है मेरा 7229। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स चार्जेबल, कितना टैक्स चार्ज होना चाहिए था। तो इसको आप छोड़ दें, आप सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करें। तो कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, ये देखें टैक्स चार्जेबल भी मेरा 7229 बनता है। टैक्स चार्जेबल सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूट करेगा। 36,145 मुझे बैंक से प्रॉफिट हुआ सेविंग अकाउंट का, 7,229 रुपये बैंक ने काटे, और टैक्स चार्जेबल से मुराद है कि इतने ही कटने चाहिए थे, इतना ही टैक्स बनता था। तो ये जो आपके 36,145 हैं, ये आपकी सैलरी में ऐड नहीं होंगे। सैलरी में क्यों नहीं ऐड होंगे, सैलरी में इस वजह से नहीं ऐड होंगे क्योंकि ये आपकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। जो आपकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, उस पर जो टैक्स कट गया, उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगना, इस वजह से ये दूसरी इनकम में क्लब नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद वापस चलेंगे रिसीट्स/डिडक्शंस पे और जाके देख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसकी अमाउंट उधर अपीयर होना शुरू हो गया कि नहीं। तो रिसीट्स/डिडक्शंस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी, इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, रिसीट फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये ऊपर इस हेड का टोटल आ रहा है, इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज का। नीचे आ रही है रिसीट्स का, स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलूंगा, तो ये देखें जी प्रॉफिट ऑन डेट 36,145 रुपये हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ था, और ये सारे का सारा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है।
तो ये टोटल अमाउंट में भी 36,145 आ रहा है और सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में भी आपका 36,145 आ रहा है। तो ये जनाब मैंने प्रॉफिट ऑन डेट ऐड कर लिया। एज इट इज़ अगर आपकी डिविडेंड इनकम आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन स्कूक्स आ रहा है, तो आप अगेन टैक्स डिडक्शंस पे जाएंगे और उधर जाके इसको ऐड कर देंगे। तो टैक्स डिडक्शंस पे चलता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे केस में खाली प्रॉफिट ऑन डेट था। अब सपोज करें कि आपके केस में आपकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिल रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते? तो उस केस में आपने क्या करना था, फाइनल टैक्स के आगे ये जो प्लस सेक्शन आ रहा है, सिंपली आप प्लस सेक्शन पे क्लिक करते और ये देखें डिविडेंड आ रहा है। और डिविडेंड के 2-3 रेट्स होते हैं जनाब। अगर मैं डिविडेंड लिखूँ इधर, तो ये देखें 15% भी है, 25% भी एंड सो ऑन। तो जनाब तो जो भी आपका डिविडेंड का रेट होता है वो वाला आप सेक्शन सेलेक्ट कर लेते। सेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए देखिए आपके पास बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को आप टिक करते और उसको ऐड कर लेते और जो आपको डिविडेंड मिला आप उसकी अमाउंट ऐड कर लेते और जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है आप उसकी अमाउंट ऐड कर लेते। जैसे ही आप टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स डिडक्टेड ऐड करेंगे इसको ऐड करने के बाद, तो डिविडेंड भी इधर आपकी रिसीट स्लैश डिडक्शंस में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे केस में कोई डिविडेंड नहीं है तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, इंप्लॉयमेंट में मैंने सैलरी ऐड कर दी, रिसीट स्लैश डिडक्शंस में मैंने प्रॉफिट ऑन डेट ऐड कर दिया जो मुझे सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट मिल रहा था। सपोज कर लें कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट थी, ड्यूरिंग दियर्स आपने शेयर्स भी बेचे हैं, या आपकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट थी, आपने ड्यूरिंग दियर्स यूनिट्स बेचे हैं। तो जनाब शेयर्स बेचने पे, म्यूचुअल फंड बेचने पे, ज्वेलरी बेचने पे, आपकी प्रॉपर्टी बेचने पे आपको कैपिटल गेन आता है। तो अगर आपने कैपिटल गेन का भी टैब ऐड करना था, अब ये देखें हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट और अदर सोर्स। अब अगर आपने कैपिटल गेन का भी टैब ऐड करना है तो सिंपली आप ऐड इनकम सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। तो इधर क्लिक कर लेता हूँ जी। अभी मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्स सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये देखें कैपिटल गेन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैपिटल गेन के साथ जो बॉक्स बना इधर क्लिक करूंगा और कैपिटल गेन सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद दोबारा ऐड पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये देखें एम्प्लॉयमेंट था पहले, उसके बाद कैपिटल गेन आ गया जो मैंने अभी ऐड किया, और लास्टली मेरा अदर सोर्सेज आ रहा था जहाँ पे मैंने प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट ऐड कर दी। अब कैपिटल गेन को देख लेते हैं जी। कैपिटल गेन के आगे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। कैपिटल गेन ऑन एसेट स्लैश प्रॉपर्टी स्लैश सिक्योरिटीज पे चलूंगा। पहले आ रहा जी टोटल कैपिटल गेन, जितना भी कैपिटल गेन होगा टोटल, चाहे आपने प्रॉपर्टी बेची है, चाहे आपने सिक्योरिटीज बेची है, चाहे आपने कोई ज्वेलरी वगैरह बेची है, उसका टोटल ऊपर आ रहा होगा टोटल कैपिटल गेन। इसे चलूंगा साइड पर स्क्रॉल बार बना हुआ इसको पकड़ के। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 कैपिटल एसेट्स। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स बेचे हैं, आपने ज्वेलरी बेच दी है, अनलिस्टेड कंपनी जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स बेच दिए, तो और उन पे आपको गेन आया, तो उसकी डिटेल ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें जी प्लस कैपिटल एसेट्स। तो सिंपली आप प्लस कैपिटल एसेट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जिस भी चीज़ को बेचने पे आपको गेन आया है, जिस भी कैपिटल एसेट्स को, ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे आपके कैपिटल एसेट्स हैं। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं जनाब, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, ज्वेलरी है, कॉइन्स है, गोल्ड, पेंटिंग, मोटरसाइकिल, अदर्स। तो जिस भी चीज़ को बेचने पे आपको गेन आ रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके साथ ये बॉक्स बना है उस पर क्लिक करेंगे और आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जनाब हमारे केस में कैपिटल गेन नहीं आ रहा तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा, फर्दर नीचे चलूंगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो प्लस पे क्लिक करेंगे और जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके पर्टिकुलर्स आप ऐड कर देंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है जी कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 है सिक्योरिटीज़। अगर आपने शेयर्स बेच दी हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेच दिए हैं, उसकी डिटेल इधर आएगी, उस पर जो आपको गेन हो गया। तो इन शेयर्स को बेचने पे, इन यूनिट्स को बेचने पे जो गेन आएगा उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। अब ये देखें इधर प्लस नहीं आ रहा, ऊपर प्लस आ रहा था, इधर प्लस नहीं आ रहा, तो इसकी डिटेल आप इधर ऐड करेंगे। तो जनाब इसकी डिटेल्स आप ऐड करेंगे टैक्स डिडक्शंस के टैब पे जाके। तो टैक्स डिडक्शंस के टैब पे चलूंगा। जनाब आपका जो कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी पे और शेयर्स पे सेपरेट ब्लॉक में चला जाता है। सेपरेट ब्लॉक कह लें, फाइनल टैक्स कह लें। तो एज इट इज सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए प्लस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो भी चीज़ पे आपको कैपिटल गेन आया होगा वो वाला आप सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे केस में कोई नहीं है तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा। तो जनाब हमारे केस में एम्प्लॉयमेंट थी और अदर सोर्स था, ये हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद हमारा कंसर्न है जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे। तो टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स के टैब पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले आ रहा जी अलाउंसेस, रिडक्शंस एंड क्रेडिट्स। तो अलाउंसेस, रिडक्शंस एंड क्रेडिट्स के टैब पे क्लिक करूंगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा जी, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं ये आपकी इनकम को कम करते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस में आपकी ज़कात आ सकती है, आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो आपने ज़कात दी हुई है या आपके कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं तो इस केस में आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो जनाब डिडक्टेबल अलाउंसेस ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्लस अलाउंसेस पे क्लिक करेंगे
और जो भी आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे उसको आप ऐड कर देंगे। सपोज आपने ज़कात दी है तो ज़कात से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इसको टिक करेंगे, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। वर्कर वेलफेयर फंड है, एज इट इज़ बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस है तो बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन सैलरी के केस में लेकिन सैलरी के केस में आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होने, आपकी पहले इनकम कंप्यूट हो चुकी है और उस पर टैक्स लग चुका है। तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा, फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स रिडक्शंस। जो टैक्स रिडक्शंस है ये जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है इसको कम कर देती हैं। अब टैक्स रिडक्शंस किस किस केस में हो सकती है? सपोज कर लें कि आपकी एज 60 ईयर्स से प्लस है, आपने महबूब सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसके अलावा कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस रन कर रही है, तो उसको टैक्स रिडक्शन मिल जाएगी एंड सो ऑन। तो टैक्स रिडक्शन सेलेक्ट करने के लिए भी आप प्लस टैक्स रिडक्शंस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी रिडक्शन होगी आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमसे ये पर्टेन नहीं करी तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स क्रेडिट्स। जो टैक्स क्रेडिट्स आ रहे हैं ये जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जैसे हमारे केस में सैलरी पे 2203 रुपये टैक्स पेबल था, तो जो टैक्स रिडक्शन है वो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है जो 2203 रुपये है उसको कम कर देते हैं, जो आपका टैक्स पेबल है वो कम हो जाएगा। तो जनाब टैक्स क्रेडिट सेलेक्ट करने के लिए प्लस क्रेडिट्स पे क्लिक करूंगा। डोनेशन दी है तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन शेयर इनकम फ्रॉम एओपी। तो एओपी के मेंबर्स को जो इनकम मिलती है उस पर टैक्स नहीं लगता जी, तो उसका भी टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एनजीओज होती हैं, उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उस पर 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाता है जी। एंड सो ऑन, ये बाकी आप सारे देख सकते हैं जी। जनाब अगर आपने चैरिटेबल डोनेशंस की हुई हैं तो ये देखें, आप सिंपली बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जनाब ये भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई डोनेशन नहीं दी हुई, तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आ रहा है जी विदहोल्डिंग टैक्स। तो विदहोल्डिंग टैक्स के टैब पे चलूंगा जी। विदहोल्डिंग टैक्स चार्जेस स्लैश पेमेंट्स में जो विदहोल्डिंग टैक्स का टैब होगा, इधर जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा उसकी डिटेल आ जाएगी सारी। टैक्सेबल टैक्स आ गया। टैक्सेबल अमाउंट मेरी बन रही है 9,25,940। टैक्सेबल अमाउंट से मुराद है कितनी अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ। 8,20,000 सैलरी थी और 1,05,640 वो अमाउंट है जो मैंने थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन की थी। सैलरी पे मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया 2,203 रुपये और 5,282 मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया जो मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन की थी। तो जनाब ये मेरा एडजस्टेबल टैक्स टोटल आ गया 7,485। इसके अलावा अगर आपने कोई और सेक्शन भी ऐड करना है, सपोज आपका सेल फोन पे टैक्स डिडक्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स डिडक्ट हो गया, आपका सेल फोन पे टैक्स डिडक्ट हो गया, आपने कोई टोकन टैक्स पे किया था, आपने कोई गाड़ी ली थी उस पर टैक्स पे हो गया, आपका इंटरनेट बिल है, पीटीसीआर लगवाया उस पर टैक्स डिडक्ट हो गया, व्हाट्सएप, मल्टीपल सेक्शंस आ रहे हैं। अगर किसी और सेक्शन के तहत भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है जो एडजस्टेबल है, तो उसकी डिटेल ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्लस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्लस सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अच्छा, जैसे ही मैंने प्लस सेक्शन पे क्लिक किया, जितने भी आपके पास एडजस्टेबल टैक्स के सेक्शंस होंगे वो सारे इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें जी, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151, इंपोर्ट आ गई, फिर प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है। साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के आप नीचे भी जा सकते हैं। ये देखें सैलरी वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, डायरेक्टरशिप फी आ रहा है, रेंट आ गया जी, कैश विड्रॉल। अगर आप नॉन फाइलर हैं और 50,000 से ऊपर आप बैंक से विड्रॉ करते हैं तो जनाब वो भी आपका टैक्स विदहेल्ड हो रहा था जी। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर आप मोटर व्हीकल रजिस्टर करते हैं तो उस पर भी आपका टैक्स विदहेल्ड होता है और वो आपका एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल टैक्स वो होता है जो आपका रिफंड भी हो जाता है। एडजस्टेबल टैक्स आपकी टैक्स लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट भी हो जाता है और जो आपका टैक्स बच जाता है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। जो आपका फाइनल टैक्स है उसका आप रिफंड नहीं लेते। तो इस वजह से जो भी आपके एडजस्टेबल टैक्सेस हैं उसकी आपने डिटेल लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि अगर आपकी अमाउंट सिग्निफिकेंट बनती है तो आप उसका रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं से चलता हूँ जी। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर आपने गाड़ी परचेज़ किया तो उसकी रजिस्ट्रेशन पे भी इनकम टैक्स लगता है। अगर गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करते हैं तो आप जो टैक्स पे करते हैं उस रिसीट के ऊपर लिखा होता है जी इनकम टैक्स, वो आपका एडजस्टेबल है। ट्रांसफ़र फ़ी, गाड़ी सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं उस पर भी आपका इनकम टैक्स चार्ज होता है जी। सेल पे भी चार्ज होगा रजिस्ट्रेशन फ़ी और परचेज पे भी चार्ज होगा जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये डिफरेंट सीसी वाइज टैक्स आ रहा होता है जी। गुड्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, अगर आप गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर रहे हैं तो जनाब उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है, उसकी डिटेल आप इधर ऐड करेंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, अगर आपके पास बस है
और वो आपके नाम पे है, उस पर आप टैक्स पे करें तो उसकी डिटेल भी आप इधर ऐड करेंगे, या आपके पास वैन है तो उसकी डिटेल इधर ऐड करेंगे जी। अब हमारे केस में क्या जी, ये जो सैलरीड इंडिविजुअल है इसके नाम पे है जी सिम है, इसके नाम पे है जायज़ की सिम और उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है जी, हमने सेलेक्ट करना है जी सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 आगे क्लॉज ए आ रही है। आप सेल फोन बिल से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेट कर लूंगा। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया हुआ है तो प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234 इससे पहले जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करें और इसको सेट कर लें। फर्दर नीचे चलूंगा। इंटरनेट बिल, अगर आपके पास कोई इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है, नया टेल है, व्हाट्सएवर जो भी, तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको सेट कर लें। फर्दर नीचे चलूंगा जी। सेल स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर भी एडवांस इनकम टैक्स कटता है, और जो एडवांस इनकम टैक्स प्रॉपर्टी की सेल पे डिडक्ट हो रहा होता है वो आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है। जनाब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, कोई घर सेल कर दिया, कोई लैंड सेल कर दी और उस पर आपका एडवांस टैक्स चार्ज हुआ है तो जनाब उसकी डिटेल भी आप ऐड करेंगे। फर्दर नीचे चलूंगा। एज इट इज़ अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया उस पर भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो उसकी डिटेल भी आप ऐड कर देंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ और ये बाकी कुछ सेक्शंस आ रहे हैं तो ये आप सारे देख लीजिएगा। एडजस्टेबल टैक्स के टैब में जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं ये सारे आपके एडजस्टेबल हैं, और एडजस्टेबल से मुराद ये है कि अगर टैक्स की अमाउंट बढ़ गई तो इसका आप रिफंड ले सकते हैं। तो जनाब मैंने प्राइवेट व्हीकल ऐड कर लिया और साथ में मैंने सेल फोन ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, और ये देखें प्लस का बटन है। प्लस से मुराद ये है कि इधर आपने फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है। फर्दर डिटेल्स में क्या मांगेगा, फर्दर डिटेल्स में वो गाड़ी का नंबर मांग रहा होगा, गाड़ी का मॉडल मांग रहा होगा, कितने सीसी की है, कौन सी कंपनी है। तो जनाब प्लस पे क्लिक करूंगा, गाड़ी का नंबर ऐड कर देते हैं जी। मेक में आप बताएंगे कितने सीसी है और कौन सी गाड़ी है, जैसे 1298 सीसी सिटी, और आगे आ जाएगा जी होंडा, यानी कि मेरी गाड़ी जो है 1298 सीसी है, सिटी है और होंडा है। इसके बाद मॉडल में आप मॉडल ऐड करते हैं 2025। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234 के नीचे जो मेरी गाड़ी है उसकी डिटेल्स ऐड होगी। स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलूंगा। टैक्सेबल अमाउंट, कितनी अमाउंट का आपने टोकन टैक्स पे किया, तो जनाब ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट आ गई। कितना टैक्स लगा, तो टैक्स अमाउंट ऐड कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो ये देखें जी, मेरी टैक्सेबल अमाउंट आ गई और टैक्स डिडक्ट हुआ है जी 1435। अब फाइनल टैक्स में क्या आ रहा था जी, फाइनल टैक्स में ये देखें टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स डिडक्टेड और टैक्स चार्जेबल। जो आपका एडजस्टेबल टैक्स है उसमें टैक्स चार्जेबल नहीं आ रहा होता जी, ये फ़र्क है। फाइनल टैक्स में टैक्स चार्जेबल इस वजह से आ रहा है कि जो टैक्स डिडक्ट हो गया उतना ही चार्ज होना चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो जनाब मेरी मोटर व्हीकल पे जो टैक्स लगा था, जो मेरी गाड़ी पे टैक्स लगा था, उसकी डिटेल आ गई जो मैंने टोकन टैक्स पे किया। उसके बाद आ रहा है जी सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए। सेल फोन से मुराद है जी आपके जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, मोबिलिंक, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, व्हाट्सएवर। जब आप लोड करवाते हैं, चाहे आपके पास प्रीपेड नंबर है या पोस्ट पेड नंबर है, जब आप लोड करवाते हैं या कोई पैकेज करते हैं तो जनाब आपका इनकम टैक्स भी लग रहा होता है उसके ऊपर। जैसे जैसे आप बैलेंस करवाते हैं तो जनाब आपका टेलीकॉम ऑपरेटर्स इनकम टैक्स काट देते हैं, और इसका आपको हर साल टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट भी देते हैं। अगर आपके पास मोबिलिंग है तो आप उसकी ऐप पे जाएं, या जो जायज़ का ऑफिशियल नंबर है उस पर व्हाट्सएप करें तो वो आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं। एज इट इज़ टेलीनॉर की ऐप पे जाएं, वहाँ से टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट निकल आता है, यूफोन से निकल आता है, जोंक से निकल आता है। तो जनाब जो आपने सेल फोन यूज़ किया है उस बैलेंस पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल भी आपने इधर ऐड करनी है। कुछ केसेस में तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेल्स इधर दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आ रही तो जनाब आपने उसकी डिटेल्स इधर ऐड कर देनी है। तो मैं आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। मेरे पास जायज़ का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स इशूड अंडर सेक्शन 164 रीड विद रूल्स 42 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो जनाब जो भी आपके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो आपके रूल 42 के तहत होते हैं जी। सीरियल आ गया, डेट ऑफ इशू आ गई, सर्टिफाइड एट अ सम ऑफ रुपीज़ 1023 ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड। 1023 रुपये मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया जनाब मोबलिंग ने। नेम आ गया, एड्रेस आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। नेशनल टैक्स नंबर नहीं आ रहा, CNIC आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, पीरियड आ गया। फिजिकल ईयर 2025 से 26, यानी कि 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। इसको फिजिकल ईयर भी कहते हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको टैक्स ईयर भी कहते हैं। सेक्शन था हमारा 236 ऑन अकाउंट ऑफ टेलीफोन यूजेज,
ऑन दी वैल्यू स्लैश अमाउंट ऑफ 6900 6900 का मैंने बैलेंस यूज़ किया और उस पर 1000 था, इस पर मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया। आगे वो बता रहे हैं कि जो जैज़ ने टैक्स डिडक्ट किया उसने एफबीआर को जमा करवा दिया। आगे जो विथहोल्डिंग एजेंट है उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका एनटी नंबर आ जाएगा जी। वापस चलूंगा आईआरएस पे और जो मेरे सेल फोन पे टैक्स डिडक्ट हो गया उसकी डिटेल ऐड कर दूंगा। ये देखें जी, सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1, और इधर भी प्लस का बटन आ रहा है। प्लस से मुराद ये है कि आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा, आपका नंबर पूछेगा और कंपनी का नेम पूछेगा। प्लस पे क्लिक करूंगा। यूटिलिटी रेफरेंस स्लैश कंज्यूमर नंबर में नंबर ऐड कर दें अपना पूरा। कॉन्टेंट्स में यूटिलिटी टाइप इधर आप लिखते हैं सेल फोन लिख दें, सेल फोन लिख देता हूँ जी। और आगे जो कंपनी है जैसे मोबलिंक है, मोबलिंक लिख देते हैं। तो ये यूटिलिटी में मेरा नंबर आ गया, कॉन्टेंट्स में सेल फोन आ गया, यूटिलिटी टाइप जो मेरी, और आगे सर्विस प्रोवाइडर में मोबलिंक आ गया। इसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा। कितना बैलेंस यूज हुआ टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट से देख लेते हैं। 6900 का बैलेंस मैंने यूज किया और 1023 का टैक्स डिडक्ट हुआ। वापस चलूंगा जी, टैक्सेबल अमाउंट में 6900 ऐड कर दूंगा। टैक्स डिडक्ट हुआ है मेरा जी 1023, तो 1023 ऐड हो गया। तो 1023 ऐड कर दिया, इसके बाद कैलकुलेट करूंगा। तो जनाब जो मेरे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं उसकी सारी डिटेल मैंने ऐड कर दी। सबसे पहले सैलरी पे जो टैक्स था वो मैंने ऐड कर दिया एम्प्लॉयमेंट के टैब में। उसके बाद मेरा जी प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234 जो मेरी गाड़ी का टोकन टैक्स था उसकी डिटेल मैंने ऐड कर दी, प्लस सेक्शन पे क्लिक करके नए सेक्शन ऐड करके। सेल फोन के लिए भी मैंने प्लस सेक्शन पे क्लिक करके सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 वाला सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, ऐड कर दी कितना मैंने बैलेंस यूज़ किया जायज़ का, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ऐड कर दिया। इसके अलावा आ रहा है जी पर्सन रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट स्लैश प्रीपेड कार्ड अंडर सेक्शन 236Y। तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिए। कुछ केसेस में ये होगा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेल्स उठा लेगा। तो ये देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेल्स उठा ली। ऐसे ये होगा कि बहुत से केसेस में जो सेल फोन बिल है उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है सिस्टम उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे जैसे पीरियड गुजरता जाएगा जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जैसे मोबलिंग है, मोबलिंग ने आपका टैक्स जो है एफबीआर को जमा करवा दिया तो उसकी डिटेल इधर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही प्राइवेट मोटर व्हीकल है, इसकी डिटेल आना शुरू हो जाएगी। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149 जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उसका भी जो टैक्स है सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा जी। तो जनाब एडजस्टेबल टैक्सेस की डिटेल कंप्लीट हो गई। तो फाइनल टैक्सेस की डिटेल देखने के लिए फर्दर नीचे चलूंगा। फर्दर नीचे जाने के लिए साइड पे जो स्क्रॉल बार बना हुआ है इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। तो ये जनाब मेरे पास फाइनल टैक्सेस की डिटेल आ गई, किन किन सेक्शंस के तहत मेरा जो फाइनल टैक्स है वो डिडक्ट हुआ है। तो जनाब हमारा जो फाइनल टैक्स है वो डिडक्ट हुआ था ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, क्योंकि हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट था और हमें उस पर प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये देखें जी, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी आ गई फ्रॉम बैंक अकाउंट स्लैश डिपॉजिट्स। ये सब सेक्शन का टोटल आ गया। नीचे डिटेल आ रही है जी प्रॉफिट ऑन डेट की, जिसमें हमने बैंक अकाउंट ऐड किया था और अकाउंट की टाइप ऐड की थी, और ये डिटेल्स हमने ऐड की थी अदर सोर्सेज में जाके टैक्स डिडक्शंस के टैब में। और जैसे ही हमने टैक्स डिडक्शंस के टैब में जाके 151 वाला सेक्शन सेलेक्ट करके डिटेल्स ऐड की थी तो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रॉफिट ऑन डेट था वो रिसीट स्लैश डिडक्शंस में चला गया। तो जनाब प्रॉफिट ऑन डेट में टैक्सेबल अमाउंट आ रही है 36,145। ये जनाब मेरे सेविंग अकाउंट पे मुझे प्रॉफिट मिला था। टैक्स डिडक्ट हुआ था 7,229 और यही टैक्स चार्जेबल था, यानी कि 7,229 बैंक ने काटा और इतना ही कटना चाहिए था। और फाइनल टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स कट गया, फर्दर कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो जनाब ये मेरा फाइनल टैक्स आ गया ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। टैक्स मेरा सैलरी पे कट गया, गाड़ी के टोकन टैक्स पे कट गया और सेलफोन पे कट गया। इसके अलावा मैंने डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन की थी, उन पे कट गया। अच्छा, इसके अलावा अक्सर केसेस में आपके जो विदहोल्डिंग टैक्सेस की डिटेल है सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। सपोज कर लिया अगर बैंक ने टैक्स विदहेल्ड किया है तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली इधर आ रही होगी प्रॉफिट ऑन डेट में। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ उसकी डिटेल आ रही होगी। इसके अलावा टेलीफोन पे आपका टैक्स विदहेल्ड हो गया, टोकन टैक्स पे व्हाट्सएवर। तो अक्सर केसेस में डाटा आपका पहले से ही प्री फैच होगा। एफबीआर के केसेस में अगर आपका डाटा प्री फैच नहीं है तो आपने ऐड करना है मैनुअली, और अगर आपका डाटा आईआरएस ऑटोमेटिकली फैच कर रहा है तो आपने उसकी डिटेल को कंफर्म कर लेना है कि जो अमाउंट है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं आपको एक ऐसी रिटर्न भी दिखा देता हूँ जिसमें सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेल फैच की हुई है। अच्छा, अब ये एक इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न है जिसमें एफबीआर ने विदहोल्डिंग टैक्स का डाटा ऑटोमेटिकली फैच किया हुआ है। ये देखिए एडजस्टेबल में आ रहा है जी पर्सनस रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट स्लैश प्रीपेड कार्ड अंडर सेक्शन 236Y। इसने कोई नेटफ्लिक्स की या गूगल की कोई पेमेंट की होगी जिसकी वजह से इस पे टैक्स लगा हुआ है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अब ये देखिए डिविडेंड की डिटेल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाई हुई है।
प्रॉफिट एंड डेट की भी डिटेल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाई हुई है। ये मैं आपको अदर सोर्सेज में जाके भी दिखा देता हूँ जी। रिसीट्स पे चलूंगा तो ये देखिए प्रॉफिट ऑन डेट ऑटोमेटिकली आ रहा है, डिविडेंड इनकम ऑटोमेटिकली आ रही है। इसके अलावा टैक्स डिडक्शंस पे जाके देख लेते हैं कि सिस्टम ने किस तरह से डिटेल्स ऐड की है। तो टैक्स डिडक्शंस पे चलूंगा, फर्दर नीचे चलता हूँ जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। तो ये देखिए डिविडेंड ऑटोमेटिकली उठा लिया, डिविडेंड आपका 7.5% था, दूसरा 15% था, और ये देखिए प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है। जो डिटेल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाई होगी उसमें डिटेल नहीं आ रही होगी। अब देखिए इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल कोई नहीं आ रही, आपका अकाउंट नंबर नहीं आ रहा, ब्रांच की डिटेल नहीं आ रही। तो उस डिटेल को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इन्वेस्टमेंट में आप अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे और कॉन्टैक्ट्स में बता देंगे सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैंक का नेम और ब्रांच का नेम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो अक्सर केसेस में एफबीआर आपके विथहोल्डिंग टैक्स की डिटेल ऑटोमेटिकली उठा लेगा। वापस चलता हूँ जी अपनी रिटर्न पे। तो जनाब यहाँ तक मेरी जो इनकम की डिटेल्स हैं प्लस जो टैक्सेस की डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोबारा चलूंगा जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे, तो इस टैब पे कहीं भी क्लिक करूंगा। अब हमारा कंसर्न है जी कंप्यूटेशन के साथ, तो कंप्यूटेशंस पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जो कंप्यूटेशंस का टैब है ना, इधर आपकी टोटल इनकम आ रही होगी, जिस भी टाइप की इनकम है, चाहे नॉर्मल टैक्स रजीम है, चाहे आपकी एफटीआर है, इनकम के जो भी हेड्स हैं, चाहे सैलरी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, व्हाट्सएवर, वो सारी सारी इधर आ रही होंगी। और जिस जिस हेड के तहत टैक्स कटा होगा उसकी डिटेल भी इधर आ रही होगी। तो जनाब हमारे केस में दो सोर्स ऑफ इनकम थी, एक थी सैलरी और एक था प्रॉफिट ऑन डेट। तो सबसे पहले आ रहा है जी इनकम फ्रॉम सैलरी 8,20,300, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स कुछ नहीं है, एग्जाम्प्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ जाएगी जी 8,20,300। ये मैं ऐसे इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जनाब अदर सोर्सेज में हमें रिसीव हो रहा था प्रॉफिट ऑन डेट। इस इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट था, उसके ऊपर प्रॉफिट लग रहा था। तो 36,145 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला। यही मेरी टोटल इनकम थी और यही सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होगी, क्योंकि जो आपकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में ऐड नहीं होगी। तो ये देखें सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में 0 आ गया और टोटल इनकम मेरी आ गई जी 8,56,445। सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स थी 36,145 और सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स बन गई 8,20,300। अब ये देखें जो सब्जेक्ट टू एफटीआर थी, जो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स थी, वो नॉर्मल इनकम में मेरी ऐड नहीं हुई। फर्दर नीचे चलूंगा जी, साइड पर स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। टैक्सेबल इनकम 8,20,300 मेरी टैक्सेबल इनकम बन गई। 36,145 इस वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं बनी क्योंकि ये सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, इसमें पहले टैक्स कट गया। नॉर्मल टैक्स 2,203 रुपये मेरा नॉर्मल टैक्स बन रहा है जी, और इतना टैक्स ही मेरा सैलरी से डिडक्ट हो गया। टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है जी। ये आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के केस में, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी बिजनेस इनकम है। टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन अंडर सेक्शन 4C, ये भी हमसे पर्टेन नहीं करता जी। सरचार्ज ऑन हाई अर्निंग पर्सन अंडर सेक्शन 4AB, ये भी हमसे पर्टेन नहीं करेगा। फर्दर नीचे चलता हूँ। फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स 7,229, तो जो हमारा प्रॉफिट ऑन डेट था उस पर 7,229 रुपये टैक्स कट गया जी। टैक्स चार्जेबल 9,432, तो टैक्स चार्जेबल में आपका एफटीआर वाला टैक्स भी आ जाएगा, नॉर्मल इनकम वाला टैक्स भी आ जाएगा। तो ये देखें एफटीआर वाला टैक्स भी आ गया 7,229 प्लस 2,203 जो सैलरी पे टैक्स बन रहा है, वो मेरा टैक्स चार्जेबल में आ गया 9,432। टैक्स चार्जेबल से मुराद दिया कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी आपकी। रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, तो कोई रिफंड एडजस्टमेंट नहीं आ रही जी। तो जनाब अगर मेरा प्रीवियस ईयर में कोई रिफंड पड़ा होता और इस साल में मेरी लाइबिलिटी बन रही होती, तो जो डिफरेंस था, सपोज कर लें कि 20,000 का मेरा रिफंड पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इस साल में मेरी लाइबिलिटी है 10,000 मुझे पे करना है। तो जनाब टोटल इनकम के टैब में रिफंड एडजस्टमेंट के कॉलम में जो 10,000 है वो मैं ऐड कर देता, तो जो मेरा टैक्स पेबल होता 10,000 वो 0 हो जाता अगर मेरा प्रीवियस रिटर्न में रिफंड निकला होता, मेरा एडजस्टेबल टैक्स ज़्यादा होता पिछले इनकम टैक्स रिटर्न में। विद होल्डिंग इनकम टैक्स 17,172 पे मेरा टैक्स कटा है। बन कितना रहा था जी 9,432, और कट कितना गया नॉर्मल टैक्स और एफटीआर मिला के 17,172। रिफंडेबल इनकम टैक्स 7,740 रुपये मेरा रिफंडेबल इनकम टैक्स बन रहा है, यानी कि इसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। रिफंड क्लेम करने का ये प्रोसेस है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसके बाद आप रिफंड की सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो जनाब ये मेरा इनकम और टैक्सेस का पोर्शन हो गया। इसमें हमारी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम थी वो हमने मेंशन की और जो हमारा टैक्स विदहेल्ड हो गया था वो मेंशन किया।
अभी हमने क्या करना है, अभी हमने फिल करनी है वेल स्टेटमेंट। वेल स्टेटमेंट में हमने एसेट्स की डिटेल देनी है, एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है और लास्ट में हमने अपनी वेल स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना है। तो जनाब वेल स्टेटमेंट पे चलूंगा।